Hello student, in this video we will learn about the valence bond theory in coordination compound या valence bond theory for bonding in coordination compound। coordination compound में bonding के लिए हमने previous वीडियो में वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी के बारे में पढ़ा और उसमें बताया गया कि किस तरह से प्राइमरी सेकेंडरी वैलेंसी होती हैं और किस तरह से हम उनके स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसके बारे में हमने देखा था। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ये बैलेंस बॉन्ड थ्योरी है जो कि टोटली बेस्ड ऑन हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट है, हाइब्रिडाइजेशन के आधार पर होती है। तो हम यहाँ पर जो है डिफरेंट तरह के ये जो मॉलिक्यूल्स है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं, उनमें देखेंगे कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, कैसा उनका स्ट्रक्चर होगा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में किस तरह से होगा, डाई मैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, ये सभी वहाँ पर इंफॉर्मेशंस को देखते हैं। तो इसके पहले सबसे पहले हम बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में एग्जाम्पल पढ़ने से पहले कुछ इसके पोस्टुलेट्स हैं, मेन पोस्टुलेट्स क्या हैं उनके बारे में देखते हैं। तो इसका फर्स्ट जैसे पोस्टुलेट है, फर्स्ट जो पॉइंट था वो है द सेंट्रल मेटल आयन इन द कॉम्प्लेक्स मेक्स अवेलेबल ए नंबर ऑफ एम्प्टी ऑर्बिटल्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स विथ सुटेबल लिगेंड्स। लिगेंड्स जो होते हैं उनके साथ प्रॉपर एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाने के लिए सेंट्रल मेटल एटम को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एम्प्टी ऑर्बिटल्स बनाने पड़ेंगे। वो एम्प्टी ऑर्बिटल्स सुटेबल होना चाहिए, मीन्स सेम एनर्जी वाले लगभग होना चाहिए। स्लाइटली डिफरेंट हो सकता है एनर्जी में, लेकिन बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा कि एक एस का ले लें और सीधे एक जाकर के डी का ले लें, दोनों में हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल नहीं होता है। हाइब्रिडाइजेशन की जो कंडीशंस है वो होना चाहिए और मीन्स इक्विवेलेंट एनर्जी उनमें होना ज़रूरी है। स्लाइटली डिफ़र हो सकता है बट लगभग समान। ऐसा नहीं है कि एस का ले लें, पी का ले लें और एक एफ का ऑर्बिटल हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। इसके लिए सेंट्रल मेटल आयन में हम, जबकि हाइब्रिडाइजेशन में जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, ये पढ़ा था कि वहाँ पर अनपेयर्ड ऑर्बिटल की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पर जबकि हमें कैसे ऑर्बिटल की ज़रूरत है, मेक्स अवेलेबल ए नंबर ऑफ एम्प्टी ऑर्बिटल्स की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर लिगेंड्स कैन डोनेट ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। तो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट यदि उसको चाहिए है, रखना है, तो उसके लिए एक ऑर्बिटल की ज़रूरत पड़ेगी, वो भी एम्प्टी। तो एम्प्टी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होंगे और दोनों के बीच में, सेंट्रल मेटल और लिगेंड के बीच में वह शेयर हो जाएगा, जिसे हम इस तरह से कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के नाम से भी जानते हैं। इसी तरह से इसका जो सेकंड पॉइंट ये है, द अप्रोप्रिएट एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ द मेटल हाइब्रिडाइज टू गिव ए सेट ऑफ इक्विवेलेंट ऑर्बिटल्स ऑफ डेफिनेट ज्योमेट्री। अप्रोप्रिएट एटॉमिक ऑर्बिटल उसमें होते जैसे एस, पी एंड डी ओनली, नॉट एफ। दीस जो है एटॉमिक ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइज होंगे और हाइब्रिडाइजेशन के बाद इक्विवेलेंट एनर्जी और इक्विवेलेंट शेप वाले ऑर्बिटल मिलेंगे, जिनको हम हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल भी बोलते हैं। तो दे आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन दे गिव ए सेट ऑफ इक्विवेलेंट ऑर्बिटल्स ऑफ डेफिनेट ज्योमेट्री, सेम ज्योमेट्री वाले मिलेंगे, सच एस या तो स्क्वायर प्लेनर, टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल। तो स्क्वायर प्लेनर कब मिलेगा, जब हाइब्रिडाइजेशन कैसा होगा, DsP2। कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पर 4 है, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन होगा DsP2, तब हम ज्योमेट्री बनाएंगे स्क्वायर प्लेनर। टेट्राहेड्रल यदि मान लीजिए कि sp3 है, यहाँ पर भी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होना चाहिए, sp3। यदि sp3 टाइप का होगा तब ज्योमेट्री बनेगी टेट्राहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल तो sp3d2 हो या d2sp3 हो, दोनों ही केस में हमें क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल मिलेगी, मीन्स इनका जबकि कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पर 6 होता है। इसी तरह से यदि मान लीजिए कि 5 आता है, sp3d टाइप का हाइब्रिडाइजेशन यदि कहीं पर देखने को मिलेगा, तो फिर वहाँ पर ट्राइगोनल बाईपिरामिडल ये ज्योमेट्री बन जाती है sp3d में। तो इनको आपने ऑलरेडी पहले पढ़ा हुआ है, ट्राइगोनल बाईपिरामिडल, और भी हम इसके आगे एग्जाम्पल्स में भी इनको देखेंगे। तो ये डिफरेंट तरह की ज्योमेट्री होगी, स्क्वायर प्लेनर हो सकती है, टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, ट्राइगोनल बाईपिरामिडल, ये जो डिफरेंट ज्योमेट्रीज हैं ये हमको मिलेंगी आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट पॉइंट है इसका जो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, थर्ड पॉइंट है द डी ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व इन द हाइब्रिडाइजेशन मे बी आइदर इनर डी ऑर्बिटल, जिसे हम n-1 डी ऑर्बिटल भी लिख सकते हैं, और आउटर डी ऑर्बिटल एन डी।
तो जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि एक में इनर डी ऑर्बिटल यूज हो सकता है या फिर कभी किसी केस में आउटर डी ऑर्बिटल। जैसे दो एग्जाम्पल यदि लेकर के देखते हैं ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री के लिए, एक होता है हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 और एक इसमें होता है d2sp3। तो दोनों में अंतर ये है sp3d2 मतलब इसमें आप बाहर साइड का d है, आउटर डी ऑर्बिटल है। यदि मान लीजिए कि हम 3d और 4d लेते हैं तो इसमें आएगा 4d और d2sp3 इसमें मतलब आ जाएगा 3d, s से एक कम वाला हो जाएगा। यदि यहाँ 4s का यूज हुआ है तो यहाँ पर 3d का यूज़ होगा और यहाँ पर nd मतलब 4s 4p और 4d हो जाएगा। तो तीनों यहाँ पर सेम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वाले होंगे, जबकि यहाँ पर इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कम होगा 3 होगा, जबकि इनका 4 हो जाएगा। तो इससे यदि इस तरह का हाइब्रिडाइजेशन है जिसमें आउटर डी ऑर्बिटल का यूज होता है, इसे हम बोलते हैं आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, और यदि जिसमें इनर डी ऑर्बिटल का यूज होता है उसे बोलते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो इस तरह से ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स या इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स इन नाम से भी ये जाने जाते हैं। तो ये डिपेंड करता है डी ऑर्बिटल कौन सा यूज हुआ है, इनर ऑर्बिटल की आउटर ऑर्बिटल। नेक्स्ट है, इसको थोड़ा सा और अभी आगे भी पढ़ेंगे, डिस्क्राइब करेंगे बाद में। नेक्स्ट पॉइंट है फोर्थ, ईच लिगेंड हैज़ एटलीस्ट वन ऑर्बिटल कंटेनिंग ए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हर एक लिगेंड में कम से कम एक ऑर्बिटल ऐसा होगा जिसमें वह लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होंगे जो डोनेट करके मेटल लिगेंड बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये लिगेंड में कम से कम वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए होना ही चाहिए, अदरवाइज वो लिगेंड नहीं कहलाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है फिफ्थ है, द एम्प्टी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ मेटल आयन। ये एम्प्टी हाइब्रिड ऑर्बिटल किसके होंगे? मेटल आयन के ही होंगे, सेंट्रल मेटल आयन के। ओवरलैप विद द फील्ड ऑर्बिटल ऑफ द लिगेंड, लिगेंड के फील्ड ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग करेगा, इंटरमिक्सिंग होगी टू फॉर्म मेटल लिगेंड कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड। और इसके बाद वो जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है लिगेंड पर जो फील्ड ऑर्बिटल है, यही इलेक्ट्रॉन मेटल और लिगेंड के बीच में दो इलेक्ट्रॉन थे, दोनों शेयर हो जाएंगे। मीन्स जहाँ पर एक सिंगल लिगेंड के द्वारा इलेक्ट्रॉन डोनेट किए जाते हैं उसे बोलते हैं कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड। क्योंकि यहाँ पर कोवैलेंट बॉन्ड नहीं है पूरी तरह से, कोवैलेंट बॉन्ड में म्यूचुअल शेयरिंग होती है, दोनों के द्वारा एक एक इलेक्ट्रॉन मिलना चाहिए था। यहाँ जब हम किसी एक से मिलते हैं तब इस तरह से उसको रिप्रेजेंट करते हैं एरो के द्वारा। तो यहाँ पर है मेटल लिगेंड कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड। तो एम्प्टी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं और फील्ड ऑर्बिटल्स ऑफ लिगेंड आपस में ओवरलैपिंग करके कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये पॉइंट्स थे बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के। अब हम इनको जो है एप्लीकेशंस के द्वारा समझेंगे किस तरह से है, लेकिन एप्लीकेशन समझने से पहले थोड़ा सा कुछ ज़रूरी बातें जो है इनर ऑर्बिटल, आउटर ऑर्बिटल, लो स्पिन, हाई स्पिन, पैरामैग्नेटिक, डाईमैग्नेटिक, इनको भी समझना थोड़ा ज़रूरी है। तो देखिए इसमें जैसे एक इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और एंटिटी या फिर लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, इस टर्म का भी हम यूज़ करेंगे आगे जब एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे। तो जैसे हम पहले भी बता चुके हैं कि इफ़ द कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड बाय द यूज़ ऑफ इनर डी ऑर्बिटल्स दे आर कॉल्ड इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स या इनर ऑर्बिटल एंटिटी। और तो इस तरह से जिसमें इनर डी ऑर्बिटल का यूज़ होता है उसे हम इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। और इसमें देखिए दूसरा पॉइंट ये भी है कि इस तरह के जो कॉम्प्लेक्स होते हैं इन दिस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ मेटल आयन, मतलब जो सेंट्रल मेटल के इलेक्ट्रॉन्स हैं, आर फोर्स्ड टू पेयर अप, उनको मतलब फोर्स किया जाता है कि इनर डी ऑर्बिटल आप वैकेंट कर दीजिए। किसको ज़रूरत है इनर डी ऑर्बिटल की? लिगेंड्स को ज़रूरत पड़ेगी। तो वो इनर डी ऑर्बिटल यदि मान लीजिए कि सभी 5d ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन है तो उससे फोर्सफुली वह क्या कर देते हैं, वो लिगेंड्स इनको पेयर अप कर देते हैं। यदि पेयर अप करेंगे तो 2 ऑर्बिटल पेयर हो जाएंगे और एक ऑर्बिटल अनपेयर्ड हो जाएगा। तो इस तरह से वहाँ पर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कम हो जाती है। तो इस तरह के जो लिगेंड्स होते हैं जो पेयर अप कर सकते हैं वो किस तरह के कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेगा? ऐसे कॉम्प्लेक्स विच कंटेन लेसर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और यदि लेसर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तब हम उसको बोलेंगे लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। क्योंकि यदि हम इसका स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट यदि निकालते हैं, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा, n इंटू n+2 अंडर रूट। तो इस फॉर्मूले के द्वारा n इज़ द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन।
अब ये n नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की यदि संख्या कम होती जाएगी, मतलब उसका मैग्नेटिक मोमेंट कम हो जाएगा, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट कम होता जाएगा, तो इसको हम ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। जिसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे उसे हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। तो इस तरह के ऑर्बिटल होते हैं आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और एंटिटी और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। मीन्स इफ़ द कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड बाय द यूज ऑफ आउटर डी ऑर्बिटल देन दे आर कॉल्ड आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और आउटर ऑर्बिटल एंटिटी। और इस तरह के जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, दीज कॉम्प्लेक्सेस कंटेंस लार्ज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि यहाँ पर लिगेंड्स जो डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स हैं उन्हें पेयर अप नहीं करता है, उन्हें पेयरिंग के लिए फोर्स नहीं करता है। तो ऐसे में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा होती है, इसलिए हम इसको हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। तो ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स कहलाते हैं जो इनर डी ऑर्बिटल है। जैसे मैंने अभी एग्जांपल आपको बताया था कि यदि इस तरह का हाइब्रिडाइजेशन है ऑक्टाहेड्रल केस में D2sp3 तो ये इनर ऑर्बिटल होगा, और यदि मान लीजिए इस तरह से है sp3d2 तब ये कहलाएगा आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो याद रखिएगा कि इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स लो स्पिन कॉम्प्लेक्स भी कहलाते हैं, जबकि आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स के नाम से भी जाने जाते हैं। अब कौन सा और कॉम्प्लेक्स डाईमैग्नेटिक होगा या पैरामैग्नेटिक होगा? तो मैग्नेटिक बिहेवियर टू टाइप का हो सकता है कॉम्प्लेक्स का, या तो पैरामैग्नेटिक होंगे या डाईमैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक कब होंगे? इफ़ द कॉम्प्लेक्स कंटेन एटलीस्ट वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। यदि मान लीजिए किसी कंपाउंड में कम से कम यदि एक भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होगा तो वह पैरामैग्नेटिक नेचर का कहलाएगा। जैसे मान लीजिए कि इस तरह से हो सकता है, ये यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन कम से कम अनपेयर्ड है कॉम्प्लेक्स में, तो भी वह क्या कहलाएगा? पैरामैग्नेटिक नेचर का। डाईमैग्नेटिक तब होगा इफ़ द कॉम्प्लेक्स डू नॉट हैव एनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। यदि किसी भी प्रकार का कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तब वह कहलाएगा डाईमैग्नेटिक। जैसे ये देखिए, इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं है, सभी के सभी पेयर्ड हैं, तो यह डाईमैग्नेटिक नेचर का होगा। तो पैरामैग्नेटिक और डाईमैग्नेटिक ये भी हमें साथ में उसके देखना पड़ेगा कॉम्प्लेक्स के स्ट्रक्चर के साथ कि वह किस तरह से उसका मैग्नेटिक बिहेवियर है। तो मैग्नेटिक बिहेवियर के बारे में भी हमको पढ़ना पड़ता है कंपाउंड्स में। मैग्नेटिक उसकी ससेप्टिबिलिटी क्या है। पैरामैग्नेटिक मीन्स जहाँ पर कंपाउंड्स को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में वीकली अट्रैक्ट किया जाता है, और वहीं डाईमैग्नेटिक बिहेवियर होता है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में यदि कंपाउंड्स को रिपेल किया जाता है तो वह डाईमैग्नेटिक, वीकली अट्रैक्ट होता है तो वह पैरामैग्नेटिक नेचर कहलाएगा। अब देखिए आगे कुछ एग्जाम्पल देखते हैं कि किस कंडीशन में कौन से। अब ये डिपेंड करता है, ये लिगेंड्स जो होते हैं, कभी कभी लिगेंड्स इनर डी ऑर्बिटल का यूज करते हैं, वहीं कुछ लिगेंड्स आउटर डी ऑर्बिटल का यूज करते हैं। तो ये हालांकि इसमें नहीं बताया गया बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में कि लिगेंड किस तरह के होते हैं, लेकिन हमारे नॉलेज के लिए यह है कि लिगेंड्स टू टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और दूसरे वीक फील्ड लिगेंड। जो वीक फील्ड लिगेंड होते हैं वो जनरली आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स मीन्स आउटर डी ऑर्बिटल का यूज करना चाहते हैं, क्योंकि उनमें एनर्जी ज़्यादा नहीं होती है कि अंदर के इलेक्ट्रॉन्स को पेयर अप करा सकें। जबकि जो स्ट्रॉन्ग फील्ड के लिगेंड है वो इनर डी ऑर्बिटल का यूज करना चाहते हैं यदि वहाँ पर पॉसिबिलिटी बनती है तब। लेकिन ये सब बातें बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में नहीं बताई गई थी। यहाँ पर सिर्फ उन्होंने कंपाउंड्स की स्टडी किया और उसका स्ट्रक्चर बताया कि इसका स्ट्रक्चर इस तरह से होगा। लेकिन हमें ये अब यहाँ से यही जानते हैं कि कौन से लिगेंड इनर ऑर्बिटल का यूज कर रहे हैं, कब आउटर डी ऑर्बिटल का यूज कर रहे हैं। तो जो इनर का कर रहे हैं वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कहलाते हैं, जो बाहर का यूज करते हैं वह वीक फील्ड लिगेंड कहलाते हैं। लेकिन कभी कभी सिचुएशन ऐसी भी बन जाती है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड वाला भी बाहर के ही ऑर्बिटल का यूज करता है। यदि इनर साइड में डी ऑर्बिटल जो है, इनर डी ऑर्बिटल यदि सभी के सभी ऑलरेडी फुल फिल्ड हों, ये सब के सब भरे हुए हैं, जैसे इस तरह से भरे हुए हैं, तो अब फर्दर और तो नहीं यहाँ पर जो है पेयरिंग हो सकती है। ऐसे केस में स्ट्रॉन्ग फील्ड के लिगेंड भी आउटर डी ऑर्बिटल का यूज़ करते हैं, ना कि इनर डी ऑर्बिटल का। तो देखिए इसमें फर्स्ट एग्जाम्पल, तो ये कॉम्प्लेक्स है एक CrNH3 ट्राइपॉजिटिव, जिसमें 6 लिगेंड हैं अमोनिया के, मीन्स ये कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 6 हो जाएगा। अब हमें ये बताना है कि यहाँ पर तो जब इसकी स्टडी की गई बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग, तो इसमें पाया कि इसका नेचर किस तरह से होगा, उसको आगे देखेंगे।
तो सबसे पहले इसके लिए हमें क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। एटॉमिक नंबर होता है 24, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, आर्गन के बाद है 3d4 4s2 ये होगा। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, ये तो रूल के मुताबिक हो गया 4s1 और 3d5, क्योंकि ये यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जंप करके आ जाता है। तो इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, जैसे ये क्रोमियम ऑर्बिटल फॉर्म में लिख लीजिए 1 2 3 4 5 और ये 4s1, तो 1 2 3 4 5 और 4s1, ये है 3d और ये है 4s, ये तो हो गया यहाँ पर। अभी हम इसका सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड कर लेंगे। तो अमोनिया तो जैसे देखिए क्रोमियम का चाहिए है तो क्रोमियम का ले लेंगे x, अमोनिया पर तो कितना होता है, कोई चार्ज नहीं, 0 और ओवरऑल चार्ज है +3, मीन्स यहाँ पर x = +3 हो जाएगा। तो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर +3 पर हम लिखेंगे इसको, क्रोमियम एट +3 +3 का मतलब क्या हो गया कि 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या हो गए, रिमूव हो गए। तो सबसे पहला इलेक्ट्रॉन कहाँ से रिमूव हो जाएगा, यहाँ से 1 2 3, ये 3 इलेक्ट्रॉन यदि निकल गए तो सिर्फ बचा 1 2 3 हमने यहाँ से लूज कर दिए। तो अभी हमारे पास जो इस कंपाउंड में है क्रोमियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट पर है, इसलिए हमने इसको +3 ऑक्सीडेशन स्टेट पर लिख लेंगे। इसके बाद इसको हम कॉम्प्लेक्स में लिखेंगे और इसका हाइब्रिडाइजेशन ढूंढेंगे, कितना इसका हाइब्रिडाइजेशन है। इस कॉम्प्लेक्स में देखेंगे 6 लिगेंड्स हैं, तो हमें कम से कम कितने चाहिए हैं, 6 अनपेयर्ड ऑर्बिटल की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो 6 अनपेयर्ड ऑर्बिटल के लिए अभी इधर तो खाली नहीं है, आगे के यूज करना पड़ेगा। 4s के बाद आएगा 4p, तो हम उन ऑर्बिटल्स को भी बना लेंगे। ये 4p 1 2 3 ये तो भर देंगे पहले 1 2 3, यहाँ पर ये ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन है। अब अमोनिया जब यूज करेगा तो उसको 6 लिगेंड्स चाहिए है, मतलब 6 अनपेयर्ड 6 वैकेंट ऑर्बिटल की ज़रूरत पड़ेगी। ये 6 वैकेंट ऑर्बिटल देखेंगे, अंदर के मैक्सिमम जो है जनरली हम 2 ही ऑर्बिटल यूज कर सकते हैं, D3 का यूज नहीं हो सकता है। तो इसलिए यहाँ पर ये पेयरिंग नहीं करेगा कुछ भी, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर 2 D ऑर्बिटल अवेलेबल हैं। एक s का है, 3 p के मिल जाएंगे, तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा यहाँ पर D2sp3 और यहाँ पर ये अमोनिया, ये भी अमोनिया, इनके साथ बॉन्डिंग कर लेंगे। बॉन्डिंग कौन सा बना लेंगे ये, लेकिन कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, मीन्स ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर देंगे इन एम्प्टी ऑर्बिटल्स को, क्योंकि अमोनिया के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो ये इन्होंने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट किया और इसके द्वारा एक बॉन्ड बना लिया, कौन सा, कोऑर्डिनेट। तो ऐसे भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं एरो लगा करके, नहीं तो सिंपली ऐसे लाइन ड्रॉ करके भी बना सकते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन हो गया D2sp3, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 3 है। अब D2sp3 है तो ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, ऑक्टाहेड्रल। तो ऑक्टाहेड्रल के लिए एक तो हम स्क्वायर बनाएंगे, NH3 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 NH3, और ये स्क्वायर बाई पिरामिडल भी इसको बोलते हैं, या फिर सिंपली क्या बोल दिया जाता है, ऑक्टाहेड्रल। तो ऑक्टाहेड्रल शेप हो जाएगा। अब इसमें ये बताइए कि इनर d ऑर्बिटल का यूज किया गया है कि आउटर d ऑर्बिटल। तो आप देखेंगे ये इनर d ऑर्बिटल 3d का यूज किया गया है, जबकि यहाँ पर 4s और 4p लिया है, तो ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहलाएगा। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, या फिर इनर ऑर्बिटल को हम किस नाम से जानते हैं, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स भी कहलाएगा। हाँ, यहाँ पर इसका चार्ज भी लिखना है ये शेप में, स्ट्रक्चर में, तो सिंपल इस तरह से भी दे सकते हैं, या पूरा स्क्वायर ब्रैकेट भी ऐसे हम लगा सकते हैं, इस तरीके से भी, या सिंपल बस थोड़ा सा ऐसे लगा करके भी इनको रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। तो ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स या लो स्पिन कॉम्प्लेक्स भी कहलाएगा। और इसमें देखिए 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने के कारण यह पैरामैग्नेटिक नेचर का होगा।
मैग्नेटिक बिहेवियर पैरामैग्नेटिक, इनर ऑर्बिटल या लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, और शेप हो जाएगा ऑक्टाहेड्रल। हाइब्रिडाइजेशन है D2sp3। तो ये स्टडी करने के बाद पाया गया कि ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बनाता है, हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 है। तो ये शायद यहाँ पर क्लियर हो गया होगा मैग्नेटिक बिहेवियर किस तरह से लिखना है, इनर ऑर्बिटल या आउटर ऑर्बिटल कब लिखना है। आगे दूसरा एग्जाम्पल देखिए। तो सेकंड एग्जाम्पल है कोबाल्ट NH3 टू द पावर ट्राई पॉजिटिव। ठीक है, मीन्स यहाँ पर भी ऑक्सीडेशन नंबर कोबाल्ट का कितना हो जाएगा, +3 हो जाएगा। ये ऑक्सीडेशन नंबर है। अब कोबाल्ट का सबसे पहले हम एटॉमिक नंबर लिखेंगे। कोबाल्ट का होता है 27। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आउटर मोस्ट सेल का 3d7 4s2, 4p पर कुछ भी नहीं होगा, 0 हो जाएगा। तो मैन है 3d7 और ये 4s2, 4p 0 है। इसको हम कोबाल्ट को इस फॉर्म में लिख लेंगे 1 2 3 4 5 4s और ये 4p। डी पर 7 है, 1 2 3 4 5, एक्चुअल में इस तरह से है 1 2 3 4 5, ये 6 और ये 7। यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है जबकि 2 ऑलरेडी यहाँ पर पेयर्ड है। 4s पर भी ये 2 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी पेयर्ड है और तो ये 3d 4s 4p पर नहीं है। अब उसका ऑक्सीडेशन नंबर हमने फाइंड किया है कि +3 होता है। तो +3 पर मतलब कोबाल्ट ट्राई पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट पर, मीन्स यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर देंगे 1 2 3 4 5, ये 4s और ये 4p। तो सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से रिमूव करेंगे, s से। तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से और 1 यहाँ से, यहाँ बचेगा इस तरह से। तो ये यहाँ पर जब हम लेकिन इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो इस वाले से इससे यूज नहीं जाएगा। लास्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है एक्चुअल, तो यहाँ से ये वाला इलेक्ट्रॉन ही हमें रिमूव करना पड़ेगा। और ये तो ऑलरेडी 2 हो गए, तो 2 यहाँ से और 1 ये वाला। तो अभी देखिए किस तरह से कंडीशन बन गई है, 1 पेयर्ड है, बाकी 4 यहाँ पर अनपेयर्ड बचे हुए हैं 3d पर। 4s पर कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है और इसी तरह से 4p पर तो पहले से ही नहीं था। अभी हम इसको कॉम्प्लेक्स में बनाएंगे CONH3 6। तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालना बहुत ही ज़रूरी होगा, अदरवाइज़ आप इसको गलत कर जाएंगे। 1 2 3 4 5 4s और ये 4p। अमोनिया है, तो अमोनिया क्या करता है कि इनर डी ऑर्बिटल का यूज करना चाहता है। इनर डी ऑर्बिटल का यूज करना चाहता है, लेकिन यहाँ पर कोई भी ऑर्बिटल वैकेंट नहीं है। अब जब वैकेंट नहीं है तो वो क्या करेगा, इन इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग कराएगा। ठीक है, जो ये 4 इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड है इनको पेयर अप करा देता है। तो ये इस तरह से हो जाएंगे, ये इसके साथ यहाँ पेयरिंग कर लेगा, ये इसके साथ ये पेयरिंग कर लेगा। और यहाँ पर 2 ऑर्बिटल देखिए उसने क्या कर लिया, अमोनिया ने खाली कर लिए। इसका मतलब है कि अमोनिया एक स्ट्रॉन्ग फील्ड का लिगेंड है। लेकिन ये बात वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में नहीं बताई गई है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड का है, सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर बताए गए हैं। तो 2 D के यूज़ हो जाएगा, 1 S का और 3 P के। तो टोटल हमें 6 वैकेंट ऑर्बिटल, एम्प्टी ऑर्बिटल मिल जाएंगे। हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 बॉन्ड इस तरह से बनेगा जैसे पिछले आपने उसमें बनाया था, NH3 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 NH3। लेकिन पहले वाले में क्या है, इलेक्ट्रॉन को पेयरिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी क्योंकि ऑलरेडी वो वैकेंट थे और 2 ऑर्बिटल। यहाँ लेकिन हमें क्या करना पड़ा, ये इसको पेयरिंग करना पड़ा। और ये यहाँ पर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसे क्रॉस के द्वारा भी इनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स को। ये कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड बना लिया। इसका देखिए D2sp3 है, तो यहाँ पर भी ज्योमेट्री किस तरह से होगी, सेम ही बनेगा ऑक्टाहेड्रल शेप का। NH3 NH3, ये भी NH3 NH3 स्क्वायर, और यहाँ पर ये 2 बाइपिरामिडल। यहाँ पर भी इसका ऑक्सीडेशन नंबर मतलब चार्ज +3 है। ये भी देखिए इनर डी ऑर्बिटल का यूज हो रहा है, तो ये भी कैसा कहलाएगा, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। हाँ, शेप है इसका
ऑक्टाहेड्रल। और पहले देखिए 4 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड थे हाइब्रिडाइजेशन से पहले, मतलब इसका स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट काफ़ी ज़्यादा आएगा। जैसे जैसे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं मैग्नेटिक मोमेंट भी बढ़ता जाता है। लेकिन इस वाले में देखें तो इसने जैसे पेयरिंग करा दिया, अभी क्या हुआ, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या खत्म हो गई, घट गई। इससे मतलब ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, इसलिए हम बोलते हैं इसको लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। कोई भी इलेक्ट्रॉन देखिए यहाँ पर अनपेयर्ड नहीं है, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो चुके हैं, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, डाईमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स भी हो जाएगा। इसका मैग्नेटिक बिहेवियर ये डाईमैग्नेटिक नेचर का होगा। हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 इनर ऑर्बिटल या लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, ऑक्टाहेड्रल शेप होगा। तो इस तरह से आपने समझ लिया कि अमोनिया जो है जनरली किसका यूज़ करना चाहता है, इनर डी ऑर्बिटल का यूज़ करना चाहता है यदि वहाँ पर अवेलेबल होते हैं तब। अब देखिए इसी तरह से नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल, तो नेक्स्ट देखेंगे COF6। यहाँ पर भी कोबाल्ट है, ऑक्सीडेशन नंबर दिया आप इसका निकालेंगे तो X + 6 × -1 = -3। मीन्स कोबाल्ट है, फ्लोरीन पर होता है -1 चार्ज, 6 है तो 6 × -1 = ओवरऑल चार्ज -3। मीन्स ये हो जाएगा आपका x - 6 = -3, x = -3 + 6 और x हो गया +3। तो ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर भी कितना है, +3 ही है। तो हम यहाँ पर भी ये +3 ही लेकर के इसको करेंगे। अभी देखिए हमने जैसे पिछले उसमें भी एक कोबाल्ट लिया हुआ था, तो 27 होता है एटॉमिक नंबर। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये पढ़ा था 3D 7 4s2 4p0 1 2 सॉरी यहाँ पर 1 और आएगा, ये 2 4 6 और ये 7 इस तरह से था। 4s पर भी 2 इलेक्ट्रॉन थे, 4p पर कोई नहीं है। यहाँ कोबाल्ट ट्राई पॉजिटिव स्टेट पर 1 2 3 4 5 4s 4p, 2 यहाँ से निकल जाएंगे, एक यहाँ से निकल जाएगा और यहाँ पर नंबर ऑफ अभी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं 4। ये 4 जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, अब हम इसको F मतलब कंपाउंड में देखेंगे। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट पर। यहाँ पर फ्लोरीन ये करता है कि इसके इनर डी ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको पेयरिंग नहीं कर पाता है, उसमें इतनी क्षमता नहीं है कि वह इन इलेक्ट्रॉन्स को पेयर अप कर दे। तो पेयर अप नहीं कर पाता है। जब पेयर अप नहीं करेगा तो क्या करना पड़ेगा, इसको आउटर ऑर्बिटल का यूज करना पड़ेगा। इसके लिए हमें यहाँ पर 4D भी लेना पड़ेगा, 4D। तो हम ये यहाँ पर 1 2 3 4 5 4D का यूज कर लेंगे। ये 4p 4s और 3D। तो देखिए यहाँ पर 6 फ्लोरीन है तो 6 वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए है। एक s का ले लेंगे, इनको तो कुछ भी नहीं कर पाएगा वह, एक s का 3p के और 2d के। तो ये हो जाएगा हाइब्रिडाइजेशन sp3d2। और ये फ्लोराइड आयन, ये भी इस तरह से सभी फ्लोराइड आयन यहाँ पर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनको डोनेट करके कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे। ये वहाँ पर डोनेट किए गए हैं ये इलेक्ट्रॉन्स फ्लोरीन के द्वारा। तो ये बन गया हाइब्रिडाइजेशन sp3d2। इसमें देखिए उन्होंने क्या इनर डी ऑर्बिटल का यूज़ नहीं किया। इसका मतलब है कि ये ज़्यादा पावरफुल नहीं है, इसमें इतनी ज़्यादा एनर्जी नहीं है, तो इसलिए इन्होंने कहा कि हमें जो अवेलेबल है हम उसका ही यूज कर लेंगे। आउटर डी ऑर्बिटल बोले अवेलेबल है, खाली है, वो वैकेंट है। जैसे कभी कभी होता है कोई पावरफुल आपकी क्लास में यदि मान लीजिए है शरीर से हेल्दी, यदि स्ट्रांगली यदि कोई लड़का है तो वो क्या करता है, बोले हमें जिस सीट पर बैठना उसको कहीं से भी उठा करके भगा देगा, बोले मैं बैठूंगा। लेकिन जो दुबला पतला होता है, कमज़ोर सा होता है, वो क्या करेगा, जो खाली मिलेगी उसी में ही जा कर के बैठेगा, किसी को उसकी उठाने की हिम्मत नहीं है। मतलब जो पावरफुल है तो वो इनको कहीं पर भी इनको खाली कर सकता है, लेकिन जो पावरफुल नहीं है, वीक होगा, वीक फील्ड के लिगेंड होंगे, जो अवेलेबल है उसी में ही उन्हें काम चलाना पड़ेगा।
तो यही हालत यहाँ पर फ्लोरीन की भी है कि ये वीक फील्ड का लिगैंड होगा, इसीलिए ऐसा, लेकिन स्ट्रक्चर तो वही बनेगा क्योंकि चाहे sp3d2 हो या फिर sp3d हो, हाइब्रिडाइजेशन दोनों ही केस में यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल शेप का फॉर्मेशन होता है। तो ये शेप हो जाएगा ऑक्टाहेड्रल। अब यहाँ पर देखिए इसमें किसका यूज़ किया गया है, आउटर ऑर्बिटल का, तो इसे आप क्या नाम लिखेंगे, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है ये। और इसमें आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स को हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर जो स्पिन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या को उसने कम नहीं किया है, तो ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर 4 पहले भी थे, 4 अभी भी हैं कॉम्प्लेक्स बनने के बाद भी, और यहाँ पर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 है, तो ये निश्चित है कि पैरामैग्नेटिक नेचर का होगा क्योंकि सिंगल इलेक्ट्रॉन भी है तब भी पैरामैग्नेटिक होगा। यहाँ तो 4 इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के रूप में हैं। तो देखिए यहाँ पर लिगेंड्स मतलब आप समझ में आ रहे होंगे कि 2 तरीके से हो सकते हैं, एक जो इनर डी ऑर्बिटल का यूज़ करना चाहते हैं और दूसरे आउटर डी ऑर्बिटल का यूज़ करते हैं। तो इस तरह से इनको हम समझ सकते हैं। और भी ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स मिल सकते हैं जहाँ पर इनर डी ऑर्बिटल या आउटर डी ऑर्बिटल का यूज़ करते हैं। कभी कभी कंडीशन ऐसी भी बन सकती है जहाँ पर स्ट्रॉन्ग होते हुए भी इनर डी ऑर्बिटल का यूज़ नहीं करता। तो यहाँ पर हमने ये पढ़ा जनरली सभी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले हैं। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स और देखेंगे जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है। फॉर एग्जाम्पल तो ये है NiCN4 डाई नेगेटिव। इसमें देखेंगे हम ऑक्सीडेशन नंबर यदि आप फाइंड कर पाएंगे तो -4 इक्वल टू -2, मतलब यहाँ पर x इज इक्वल टू हो जाएगा ये +2। निकिल का ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, निकिल का एटॉमिक नंबर 28 होता है। ये 28 मतलब आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप देखेंगे तो ये हो जाएगा 3d8 4s2 4p0। इसको हम ग्राउंड स्टेट पर इसके ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेंगे 4s 4po 3d 4s 4p। 8 इलेक्ट्रॉन भरना 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहाँ पर भी ये 2 इलेक्ट्रॉन। अभी हम निकिल को कितने ऑक्सीडेशन स्टेट पर लिखेंगे, +2 मतलब यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे कहाँ से, 4s से। 1 2 3 4 5 6, ये तो सेम रहेगा। ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर वैकेंट हो गए, 4s से निकल गए तो +2 पर। अब इसमें देखेंगे इसको हम कंपाउंड के रूप में लेके जाएंगे, CN4 4 लिगेंड है यहाँ पर, तो 4 लिगेंड के लिए हमें 4 ऑर्बिटल कैसे चाहिए हैं, वैकेंट चाहिए हैं। अब ये ऑब्ज़र्व किया गया है कि जो साइनाइड है CN है, साइनाइड भी इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाना चाहता है। मीन्स ये भी एक तरह से स्ट्रॉन्ग फील्ड का लिगेंड है। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड का लिगेंड होने के कारण ये क्या करेगा, यहाँ पर 2 ऑर्बिटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कंटेन किए हैं, इनको ये पेयरिंग करा सकता है क्योंकि ये ज़्यादा पावरफुल है। तो इसने तो इसका क्या करा दिया, यहाँ पर सिंगल सिंगल थे लेकिन इसको यहाँ पर पेयरिंग करा दी और ये ऑर्बिटल इसने खाली कर लिया। तो इनर ऑर्बिटल का यूज़ करेगा, एक D का, एक S का और 2 P का, क्योंकि 4 ही चाहिए है तो 1 2 3 4 यहाँ तक ही आएगा ये। तो हाइब्रिडाइजेशन हो गया DsP2 हाइब्रिडाइजेशन। ये साइनाइड, ये साइनाइड, साइनाइड, ये साइनाइड, इन्हें ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देंगे तो इससे कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। और जब DsP2 हाइब्रिडाइजेशन हो जिसमें इनर डी ऑर्बिटल का यूज़ किया, टोटल 4 हैं, 4 ऑर्बिटल हैं, तो टेट्राहेड्रल भी हो सकता था, स्क्वायर प्लेनर, लेकिन जब DsP2 हो तो स्क्वायर प्लेनर, sp3 हो तब टेट्राहेड्रल। तो ये स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री बनेगी निकिल की Ni, इस तरह से ये साइनाइड, साइनाइड, ये साइनाइड, ये साइनाइड, ये स्क्वायर शेप में ज्योमेट्री होना चाहिए। और ऑक्सीडेशन नंबर इसमें माइनस, मतलब ओवरऑल चार्ज -2 है क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर +2 लिखना है। तो ये इसकी ज्योमेट्री है निकिल साइनाइड की, टेट्रासाइनाइड की।
अभी इसमें देखिए शेप हो जाएगा इसका स्क्वायर प्लेनर, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन था dsp2। ये भी एक इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहलाएगा, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। और इसमें भी देखिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ 2 थे, यहाँ पर एक भी नहीं बचा, मतलब कैसा बन गया ये भी लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, क्योंकि जितने भी इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हैं वो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स ही कहलाते हैं। और कोई भी इलेक्ट्रॉन अभी अनपेयर्ड नहीं है, अनपेयर्ड नहीं है इसलिए डाईमैग्नेटिक। तो ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाएंगे। ये NiCN4 के बारे में पढ़ा। इसी तरह से यदि हम इसे निकिल का ही लेकिन दूसरा लिगेंड के साथ पढ़ेंगे, जैसे क्लोरीन के साथ, तब होगा। तो इस एग्जाम्पल में देखिए NiCl4, साइनाइड की जगह पर हमने क्या ले लिया, 4 क्लोरीन ले लिए लिगेंड्स के रूप में। बाकी ऑक्सीडेशन नंबर वही है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम ही है, ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है, तो यहाँ पर भी यहाँ तक तो सेम ही आएगा ये हाइब्रिडाइजेशन में। अभी देखिए हमको ये NiCl4 डाई नेगेटिव, इसमें हाइब्रिडाइजेशन करेंगे तब क्या आता है 5, ये S और यहाँ पर ये P। तो ये ऑब्ज़र्व किया गया कि जो क्लोरीन एक लिगेंड है, ये जितने भी हैलोजन हैं वो यहाँ पर इसमें कोई भी डिस्टरबेंस नहीं क्रिएट कर पाते हैं। मीन्स यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को वह पेयरिंग कराने की उनमें क्षमता नहीं पाई जाती है। तो क्लोरीन क्या करेगा कि इनको डिस्टर्ब नहीं करेगा, आगे के ऑर्बिटल का यूज करेगा, एक S का यूज कर लेगा और 3 P के, क्योंकि टोटल 4 चाहिए है। तो हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर हो जाता है कौन सा, sp3, और इनका ही यूज करेगा क्लोरीन क्लोरीन, ये क्लोराइड आयन, ये क्लोराइड, यहाँ पर ये कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड। जबकि इसके पहले जो आपने साइनाइड पढ़ा, तो साइनाइड ने क्या किया, इसको पेयरिंग करा ली, मतलब वो ज़्यादा पावरफुल था, ये वीक है इसलिए इस पेयरिंग नहीं करा पा रहा, इसमें इतनी एनर्जी नहीं है कि इनके इलेक्ट्रॉन को वह पेयर अप कर सके। तब यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। sp3 हाइब्रिडाइजेशन के कारण इसकी जो ज्योमेट्री होगी, शेप होगा, वो कैसा बनेगा, टेट्राहेड्रल शेप का बन जाएगा। ये क्लोरीन क्लोरीन, ये भी क्लोरीन, और इस तरह से देखेंगे तो ये टेट्राहेड्रल शेप है। और ऑक्सीडेशन नंबर तो -2 पर ही रखना, मतलब +2 रखना है, चार्ज -2। तो हाइब्रिडाइजेशन है sp3, स्ट्रक्चर का शेप होगा टेट्राहेड्रल। और ये इनर ऑर्बिटल का तो यूज़ नहीं किया है, मतलब आउटर ऑर्बिटल का यूज कर रहा है। तो ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, और ये इसमें 2 इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, इसलिए ये पैरामैग्नेटिक नेचर का होगा। ये 2 अनपेयर्ड बचे हुए हैं तो ये पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। तो ये क्लोरीन और साइनाइड में यहाँ पर भी डिफरेंस समझ में आया होगा कि हमने दोनों ही केस में निकिल लिया था, लेकिन एक में स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री बनी dsp2 हाइब्रिडाइजेशन के कारण, जबकि वहीं दूसरे में क्या बना, sp3 हाइब्रिडाइजेशन के कारण टेट्राहेड्रल शेप का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरह से इसी का एक जैसे और यदि हम एग्जाम्पल देखें, निकिल टेट्रा कार्बोनिल, निकिल टेट्रा कार्बोनिल NiCO4 मीन्स यहाँ पर कार्बोनिल तो एक न्यूट्रल लिगेंड है और कोई चार्ज नहीं है, तो X = 0 मीन्स इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकिल का 0 है। तो निकिल 28 3D8 4s2 4p0, निकिल ग्राउंड स्टेट पर यही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, कोई हमें ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं है, इसी पर ही कंपाउंड बनाना है। तो निकिल CO4, इसमें जो कंपाउंड बनेगा, इसमें भी ऑब्ज़र्व किया गया है कि जो कार्बोनिल है मीन्स CO लिगेंड्स हैं, वो कौन से इसका यूज़ करेंगे और क्या कॉम्प्लेक्स कहलाएगा। तो ये भी क्या करना चाहता है कि इनर ऑर्बिटल का यूज़ करना चाहता है, लेकिन जब इनर ऑर्बिटल का यूज़ करेगा तो पहले यहाँ से इलेक्ट्रॉन को पेयरिंग करेगा 4s वाले। तो जब ये 4s वाले कर लेता है पेयरिंग, एक यहाँ पर है एक यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, तो दोनों एक एक के साथ यहाँ पर ये पेयरिंग कर लेंगे। अब कोई भी डी लिगेंड बचा ही अवेलेबल ही नहीं है कि वह डी ऑर्बिटल का यूज कर पाए। तो ऐसे केस में क्या करेगा, जब अब सारे भर चुके हैं क्योंकि, तो ये फिर sp3 इसी हाइब्रिडाइजेशन का ही यूज करना पड़ेगा।
चाहता तो वो पेयरिंग, मतलब वो उसने पेयरिंग तो करा दिया, पावरफुल तो है, लेकिन अब कोई वैकेंट ऑर्बिटल नहीं बचा डी में 3D पर, इसीलिए वह नेक्स्ट ऑर्बिटल का यूज करेगा और वो है p ऑर्बिटल। तो यहाँ पर ये कार्बोनिल सभी ये लिगेंड्स हैं, ये इनको पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे और इस तरह से ये ज्योमेट्री का फॉर्मेशन देखिए क्या हो जाएगा। अब sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन वैसे चाहता तो ये क्या था कि dsp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाए, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री बन जाए, लेकिन स्क्वायर प्लेनर नहीं बनेगा क्योंकि sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, तब टेट्राहेड्रल ही बनाना पड़ेगा, CO 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 CO। तो जनरली हमने देखा कि जो वीक फील्ड के लिगेंड हैं वो तो आउटर ऑर्बिटल का यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पर ये स्ट्रॉन्ग होते हुए भी इनर का यूज नहीं कर पाया। उसकी कंडीशन ये है कि खाली नहीं थे और कोई चार्ज नहीं है, तो इसको हम शेप तो टेट्राहेड्रल ही लिखेंगे, लेकिन ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहलाएगा कि आउटर ऑर्बिटल। तो ये इसने क्या किया है, पेयरिंग करा दिया है, चाहता है कि इनर ऑर्बिटल का यूज किया जाए, इसलिए ये भी इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स ही कहलाएगा। और स्पिन देखिए, मैग्नेटिक मोमेंट, पहले 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड थे, अभी एक भी नहीं बचा हुआ है, तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स हो गया है, क्योंकि स्पिन तो हाई तभी होगा जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा होगी, और ये भी यहाँ पर डाई मैग्नेटिक नेचर का होगा क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं है। तो टेट्राहेड्रल, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो ऐसी भी कंडीशन बन सकती है जहाँ पर कोई भी स्ट्रॉन्ग फील्ड का लिगेंड पेयर करने के बाद भी इनर डी ऑर्बिटल का यूज़ ना कर पाए यदि खाली नहीं है तो इसमें जैसे आपने एग्जाम्पल देखा NiCO4 का, तो ऐसे आपको डिफरेंट तरह के एग्जाम्पल्स मिलेंगे, उसके आधार पर हम जो है इनको इजीली ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के द्वारा उसका स्ट्रक्चर फाइंड कर सकते हैं, उसके बिहेवियर के बारे में बता सकते हैं, मैग्नेटिक बिहेवियर कैसा होगा। अभी आगे है इसके कुछ लिमिटेशंस हैं बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में, वो क्या हैं। तो इसमें कुछ लिमिटेशंस रह गई थी बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में, उनको देखते हैं। जैसे फर्स्ट है, इट गिव्स ओनली क्वालिटेटिव एक्सप्लेनेशन फॉर कॉम्प्लेक्सेस। ये कॉम्प्लेक्स के लिए सिर्फ और सिर्फ क्वालिटेटिव एक्सप्लेनेशन देता है कि इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा। क्यों बनेगा, मतलब जैसे किसी में हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 है, किसी में sp3d2 है, तो क्यों आया, कैसे आया, इसके बारे में एक्सप्लेनेशन नहीं दिया। एंड इट डज नॉट एक्सप्लेन डिटेल्ड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़। डिटेल्ड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को इंक्लूड इसमें नहीं किया गया है, सिर्फ डाईमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, इस तरह से ही। एंड इट डज नॉट एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टीज़। स्पेक्ट्रल मतलब जो इससे इस स्पेक्ट्रम का फॉर्मेशन होता है, उन प्रॉपर्टीज़ के बारे में नहीं एक्सप्लेन किया गया है। इट डज़ नॉट एक्सप्लेन थर्मोडाइनेमिक एंड काइनेटिक स्टेबिलिटीज़। थर्मोडाइनेमिक और काइनेटिक जो प्रिंसिपल हैं उनके बेस पर इसको नहीं दिया गया है कि कितना स्टेबल होगा, कौन कम होगा, कौन ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड होगा, इनके बारे में कुछ भी नहीं बताया है। और मेन देखिए, एक डज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन वीक एंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। ये वीक और स्ट्रॉन्ग लिगेंड कौन से हैं, कौन से नहीं हैं, इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देता है। ये तो सिर्फ जब हम स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तब पता लगाते हैं कि ये वीक फील्ड का था या स्ट्रॉन्ग फील्ड का लिगेंड है। यदि इनर ऑर्बिटल यूज कर पा रहा है तो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा आउटर, लेकिन ये बात बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में नहीं बताई गई है। ये तो मैं आपको अपनी तरफ से बता रहा हूँ, इसमें बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में ऐसा नहीं है। उसमें सिर्फ और सिर्फ ये बताया गया है इस कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन ये होगा और स्ट्रक्चर ऐसा होगा और उसकी ये प्रॉपर्टीज़ होंगी। तो वीक और स्ट्रॉन्ग फील्ड, क्योंकि ये वीक और स्ट्रॉन्ग लिगेंड के बारे में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में कोई बात नहीं की गई है। ये तो जो हम नेक्स्ट थ्योरी पढ़ेंगे उन थ्योरीज़ में इसके बारे में बताया गया है। जैसे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है, उसमें बताया गया है कि लिगेंड भी 2 कैटेगरी में डिवाइड किए गए हैं, इसमें कुछ भी ऐसा डिवीज़न नहीं किया गया है। इट डज नॉट मेक एग्जैक्ट प्रेडिक्शंस रिगार्डिंग द टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर। टेट्राहेड्रल होगा, स्क्वायर प्लेनर होगा, इसका कोई एग्जैक्ट प्रेडिक्शंस हम यहाँ पर नहीं कर सकते हैं कि क्या होगा। तो ये थे बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में कुछ इसके लिमिटेशंस थी, जिनको आगे जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी और लिगेंड फील्ड थ्योरी है उनमें इनको रिमूव किया गया है। वहाँ बाकायदा वीक और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड को डिवाइड किया गया है। क्वालिटेटिव भी बता सकते हैं कौन सा ज़्यादा स्टेबल होगा, कौन सा कम स्टेबल होगा, कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, कौन सबसे वीक है, इन सब का एक स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज भी दिया गया है।
तो आज के लेकिन इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।